सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम से KPIT टेक्नोलॉजीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है KPIT को लेकर एक बड़ा अनसर्टेनिटी है कि कंपनी के नंबर्स आगे चलकर हमें कैसे देखने को मिलेंगे। अभी कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस कंपनी को लेकर कुछ खास कमेंट्री हमें सुनने को मिली नहीं है। गोल्डमैन सैच ने ये बताया है कि Q2 में जो कंपनी के रेवेन्यू रिपोर्ट होंगे उसमें हमें गिरावट विटनेस करने को मिलेगी। और JP मॉर्गन ने ये बताया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो ग्रोथ हैं वो हमें वॉश आउट होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब देखो KPIT टेक्नोलॉजी के पास्ट रिकॉर्ड को, जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखोगे और कंपनी के रेवेन्यू के पैरामीटर को देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने को मिलता ही है। चाहे ग्रोथ हमें कम ही देखने को मिले, बट हाँ ग्रोथ कंपनी ज़रूर रिपोर्ट करती हुई दिखती है। बट इस बार वो चीज़ें इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगी, ना Q1Q बेसिस पे और ना ही पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स को अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो दोनों जगह कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखी है। ऐसा कंपनी के बोल सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन देखने को मिल रही है। अब चलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गोल्डमैन सैच ने KPIT टेक्नोलॉजी के जो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में जो रेवेन्यू रिपोर्ट होंगे इस Q2 में, उसमें 2% गिरावट की एक्सपेक्टेशन दी है। और इनके जो रेवेन्यू $, के टर्म में हमें देखने को मिलेंगे उसमें Q1Q बेसिस पे 1% की गिरावट विटनेस करने को मिलेगी। तो ये जो नंबर है ये थोड़ा सा बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था केयरसॉफ्ट। और ये कंपनी क्या करती है, कमर्शियल व्हीकल्स में काम करती है। और ये कंपनी KPIT टेक्नोलॉजी को लगभग $4 मिलियन का एडिशनल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगी। अब एडिशनल कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी अगर कंपनी के रेवेन्यू हमें गिरते हुए नज़र आ जाए तो फिर कंपनी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर हो सकता है, नो डाउट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी को लेकर पूरे फाइनेंशियल ईयर के बारे में, अगर डेटा देखें तो JP मॉर्गन यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें वॉश आउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसका मतलब ये है कि इनका जो टॉप लाइन है, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू ऑर्गेनिक बेसिस पे 1% से गिरता हुआ नज़र आ सकता है। बट ऐसा नहीं कि ये चीज़ जो उन्होंने प्रिडिक्ट की है वो 100% होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो करंट सिनेरियोज़ के बेसिस पे होती हैं। सिनेरियोज़ अगर बदली तो कंपनी को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को कभी भी ब्लाइंडली आप फॉलो मत करना। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट कब से आएगी, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है JP मॉर्गन की तरफ से ही 2027 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो ग्रोथ है वो रिबाउंड करके 12% तक हमें देखने को मिलेगा और 2028 के फाइनेंशियल ईयर में 16% तक देखने को मिलेगा। बट करंट सिनेरियोज के बेसिस पे ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी के रेवेन्यू एंड EPS दोनों को कट किया है 2026 से लेकर 2028 तक को लेकर, जिसमें रेवेन्यू कंपनी का 4% से कट हुआ है और कंपनी का EPS ग्रोथ 6% से कट हुआ है। और जो पहले 40 टाइम्स का इस कंपनी को वैल्यूएशन मिल रखा था, जो एक्सपेक्टेशन था 40 टाइम्स का, उसको कम कर 36 टाइम्स भी कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें थी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो कल के दिन टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, टाटा मोटर्स से रिलेटेड बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिला था। जो डिमर्जर करने का फैसला किया है टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स वाले बिजनेस को, उसका रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है, जो कि है 14 अक्टूबर का। यानी कि इस डेट तक जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो डिमर्जर एंटिटी के शेयर्स के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। अगर आप टाटा मोटर्स के करेंटली एक शेयर्स को ओन करते हैं तो बदले में एक शेयर्स आपको कमर्शियल व्हीकल्स का भी मिलेगा। बट दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के पास तो जीएलआर है, कमर्शियल व्हीकल्स के पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या वैल्यूएशन डिफरेंस दिख सकती है? तो बिल्कुल दिख सकती है, अगर कंपनी इवेको कंपनी को एक्वायर ना करे तो। इवेको जो एक्वायर ये कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि ये वैल्यूएशंस को थोड़ा सा मैनेज किया जाए, एक के पास सब कुछ ना आकर दोनों के पास इक्वली चीज़ें जाए। और ये चीज़ टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छी बोल सकते हैं स्टेप ली है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ सुन लो जो कि काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो सेल्स डेटा हैं सितंबर के महीने का वो रिपोर्ट हो चुका है और अब तक का कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट किया है। अगर पिछले एक साल की हिस्ट्री की बात करें, अब हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट किया है कंपनी ने, तो ग्रोथ कितना हुआ है? तो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 45% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और मंथ ऑन बेसिस पे भी। तो बेशक ये नंबर को काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों थोड़ा चीज़ों को डिटेल में समझो। सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो 45% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मंथ ऑन बेसिस पे भी 45.3% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि बोल सकते हैं जीएसटी कट की वजह से जो कंपनी के कार्स अच्छे खासे सस्ते हुए हैं उस वजह से कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला है। और जो डोमेस्टिक बिजनेस में नंबर रिपोर्ट हुआ है उसमें ग्रोथ 45.31% का है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ 396% का है। टोटल ईवी जो कंपनी ने बेचा है उसमें ग्रोथ हमें 96% की देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। पिछले साल कितना 4680 यूनिट कंपनी ने बेचा था और इस बार 9191 यूनिट कंपनी ने बेचा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4511 यूनिट का है। तो बोल सकते हैं कि टोटल जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल थी इंक्लूडिंग ईवी काफ़ी अच्छी थी इस क्वार्टर नहीं, इस सितंबर के महीने में। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है जीएसटी कट, और उसके अलावा जो टाटा मोटर्स ने खुद से डिस्काउंट दिया था उस वजह से इनके जो कार्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे सस्ते हो गए थे। और साथ में दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि टाटा मोटर्स ने जो सेल्स डेटा रिपोर्ट किया है सितंबर के महीने का, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को और ह्यूंडई मोटर्स को दोनों को बीट कर चुकी है। मारुति से अभी भी पीछे है काफ़ी ज़्यादा, बट ये दो बड़े जायंट जो हैं उनको भी ये कंपनी ने बीट किया है। तो हम इससे ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि अब तक जो कंपनी के अर्निंग्स कुछ खास हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे, वो हो सकता है कि Q2 में थोड़े इंप्रूव हमें करते हुए नजर आ जाएँ। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने 40% का डिविडेंड और 4:1 की रेशियो में बोनस देने का फैसला किया था, और साथ में कंपनी ने स्प्लिट की भी दोस्तों अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:2 की रेशियो में हमें देखने को मिल रहा था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी एक रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BEL, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। अब क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, ट्रेड एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करें BEL के बारे में, तो अभी रिसेंटली BEL के फाइनेंशियल्स को मैं देख रहा था, जहाँ पर मुझे एक काफ़ी बड़ी गैप देखने को मिली। गैप दोस्तों ये है कि अब तक कंपनी के नंबर्स अगर हम देखें तो बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में ये काफ़ी इंप्रेसिव नंबर हमें दिखाती है। कंसिस्टेंसी कंपनी में काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के बारे में तो 5323 करोड़ था, 24 में 3985 करोड़ था। तो यहाँ पर ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। तो देखो जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो दिखाता है कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप P&L देख रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा का पूरा सच कंपनी के P&L में हमें देखने को नहीं मिलता है।
कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा सच हमें देखने को मिलती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाता है कंपनी ने भले 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया हो, बट कंपनी के पास 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 5,087 करोड़ रुपए ही आए थे। यानी कि बोल सकते हैं जितना कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया उससे लगभग 90% कम। अब ऐसा भाई क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है रिसीवेबल्स, यानी कि 1724 करोड़ का सेल कंपनी ने ऐसा किया है जिसके पैसे कंपनी के पास आए ही नहीं हैं। और उसके अलावा कंपनी की इन्वेंट्री भी 1672 करोड़ से नेगेटिव हमें दिख रहे हैं। इन्वेंट्री का अमाउंट कंपनी एडजस्ट तो करेगी भाई। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट होता है। कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ और नेट कैश कितना बचा, वो दिखाता है कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिख रहा है, 6,972 करोड़। अब ये कंपनी के पास पूरा पैसा तो आएगा नहीं, चलो मान लो आ गया, तो कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा गया भी तो वो सारे पैसे को इससे एडजस्ट किया जाएगा। अल्टीमेटली उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो टोटल ऊपर लिखा जाएगा। और टोटल जो अमाउंट लिखा जाता है ऊपर, उसको हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कंपनी के साल के नेट प्रॉफिट से। और साल का नेट प्रॉफिट कितना है, 5,000 करोड़ से ऊपर। और रिपोर्ट कितना हुआ है, 500 करोड़, यानी कि प्रॉफिट से 90% कम। और ये चीज़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी दिखी है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिला है। तो अगर आप BL के शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को ज़रूर देखना। बड़ी कंपनी है नो डाउट, बट फाइनेंशियल्स को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मार्केट में फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी को। तो बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।